नमस्कार दोस्तों, सरसों में पहली सिंचाई के समय कौन सा खाद सरसों के उत्पादन को बढ़ाता है और साथ ही उसकी तेल मात्रा को बढ़ाता है। दूसरा, सरसों में हम यूरिया का प्रयोग कब करें, किस तरह से करें ताकि यूरिया का 100% रिजल्ट हमें मिल सके। क्या हमें यूरिया सिंचाई से पहले दे देना चाहिए या फिर सिंचाई करने के बाद देना चाहिए। तीसरा, सरसों के अंदर जिंक सल्फेट है, उसको हम किस तरह से डालें। अक्सर बहुत से किसान क्या है कि सरसों की बुआई करते वक्त डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट या टीएसपी जैसे खाद है, जो फॉस्फोरिक खाद है ना, वो टाइम के ऊपर नहीं दे पाते हैं, तो उनको पहले सिंचाई करते वक्त ये खादें देने होते हैं। तो इन खादों के साथ हम किस तरह से जिंक सल्फेट को मिला के डालें ताकि हमारे इन दोनों खादों का रिएक्शन ना हो, दोनों खाद फिक्स ना हो, दोनों खादों का अच्छे से रिजल्ट मिल सके। इसके अलावा जैसे ही हम सरसों के अंदर पहली सिंचाई करते हैं तो ये देख रहे होते हैं बहुत से खेतों के अंदर दूसरे दिन से ही पौधे सूखने लग जाते हैं। वो आखिर क्यों होता है और इस समस्या से किस तरह से निजात पाई जाए। इसके अलावा बहुत से किसानों के खेतों के अंदर सरसों की बुआई करते वक्त वो गहरी बूझ जाती है, मतलब ज्यादा उसके अंदर सीड रेट डल जाता है। तो उस टाइम के ऊपर अब हमें, जब हम पहली सिंचाई करने जा रहे हैं, तो अब हम ऐसा क्या काम करें जिससे हमारे जितने भी पौधे हमारे खेत के अंदर है ना, वो अच्छे से ग्रोथ करें, उनका जो तना है, उनकी जो डाकल है, जिसको डाकल बोलते हैं इसके तने को, वो अच्छे से फूले, ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर से ब्रांचेज निकले, आगे चलकर उसके अंदर व्हाइट रस्ट वाली जो गलन वाली प्रॉब्लम होती है ना, वो ना देखने को मिले। तो दोस्तों, ये सभी क्वेरीज, ये सभी क्वेश्चन, ये सभी कमेंट हमारे पास लगातार पिछले 10 दिनों से आ रहे थे। आज इनको हम बारी बारी आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन के आंसर देंगे और मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप सरसों में ताबड़तोड़ उत्पादन भी निकालोगे, साथ ही आप सरसों में तेल मात्रा को भी बढ़ा पाओगे। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, ये जो सरसों मेरे पीछे आप देख रहे हो, जहां पर अपन बैठे हैं ना, ये सरसों आज 32 दिन की हो चुकी, 32 दिन। अभी इसके अंदर पहली सिंचाई स्टार्ट होने वाली। आप भी हमारे इस वीडियो को देख के अपने खेत के अंदर भी आप 15 क्विंटल तक सरसों का उत्पादन निकाल सकते हो। तो उसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं भैया सरसों में पहली सिंचाई का बिल्कुल राइट टाइम क्या होना चाहिए। तो भैया देखिए, वो आपकी मिट्टी के ऊपर और आपके एरिया के मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी दोमट मिट्टी है और आपने अपनी सरसों बुआई की तो इस टाइम पर पड़ेवा करके सरसों की बुआई की है, तो निश्चित तौर पर आप 30, 32, 35 दिन तक अपने खेत के अंदर सरसों के अंदर सिंचाई कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा रेतीली मिट्टी है, बहुत ज़्यादा सैंडी सोइल है और बुआई करते वक्त आपके खेतों के अंदर नमी कम थी, या फिर बहुत से किसान बारिश की नमी से सरसों की बुआई करते हैं, या फिर बहुत से किसान क्या करते हैं कि जब वो पड़ेवा करते हैं तो उस टाइम के ऊपर उनके पास थोड़ा कम सिंचाई कर पाते हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि वो सोचते हैं कि यार अपन आगे चलकर जल्दी इसके अंदर पहले सिंचाई कर देंगे, अभी तो बस काम चल जाए, हमारी बुआई हो जाए। तो उन खेतों के अंदर 25 दिन से भी आप सरसों में पहली सिंचाई कर सकते हो। बाकी 25 दिन से लेकर और 35 दिन के बीच के जो 10 दिन है, वो सरसों फसल के अंदर पहली सिंचाई का राइट टाइम होता है। फिर बात आती भैया पहली सिंचाई के साथ हमें कौन कौन से खाद उर्वरक वो देने चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है भैया, इसके ऊपर आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसमें मैं आपको 3-4 तरीके बताऊंगा खाद उर्वरक डालने के। देखिए, अगर आपको तगड़ा उत्पादन सरसों का चाहिए तो सरसों फसल के अंदर आपको सभी खादों की पूर्ति इस टाइम के ऊपर कर देनी है। आगे आप सोचना भी मत कि इसके अंदर आप खादों की कोई कमी रह जाएगी, उसकी पूर्ति कर दोगे आगे चलकर। ये सबसे राइट टाइम है। पहले सिंचाई करते वक्त ना आप अपने खेत के अंदर फॉस्फोरस की भी पूर्ति कर सकते हो, नाइट्रोजन की भी पूर्ति कर सकते हो। इसके अलावा सल्फर अगर आपने नहीं दी तो उसकी पूर्ति कर सकते हो। उसको कैसे पूर्ति करोगे ये सुन लो सबसे पहले। तो सरसों में पहले सिंचाई करते वक्त सबसे महत्वपूर्ण खाद की जो आवश्यकता पड़ती है वो यूरिया खाद है। नाइट्रोजन किसी भी फसल की शुरुआती वेजिटेटिव ग्रोथ के अंदर सबसे बड़ा अहम रोल अदा करता है। तो यूरिया खाद को हम किस तरह से दें, उसको सिंचाई से पहले दें, सिंचाई के बाद में दें, जिंक खाद को किस तरह से मिलाएं। इससे पहले अगर आपने अपने खेत के अंदर बुआई करते वक्त फॉस्फोरिक खादों की पूर्ति आप नहीं कर पाए थे, जैसे कि डीएपी खाद नहीं दे पाए थे आप, सिंगल सुपर फास्फेट वो खाद नहीं दे पाए थे, टीएसपी नहीं दे पाए थे, मतलब उस टाइम के ऊपर आपको ये खादें नहीं मिली थी और आप इस टाइम के ऊपर इन खादों की पूर्ति करना चाहते हो, चूंकि इन खादों की तो पूर्ति आपको करनी पड़ेगी तभी आप अच्छा उत्पादन ले पाओगे। तो इस टाइम के ऊपर आप जब पहली सिंचाई करने जा रहे हो तो आप डीएपी भी ले सकते हो भैया 20 से 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से। डीएपी नहीं मिल रहा है आपको तो सिंगल सुपर फास्फेट पूरा 1 बैग ले सकते हो। सिंगल सुपर फास्फेट के अलावा भी आप अगर ऐसा है कि यार मेरे को तो भैया फॉस्फोरस और नाइट्रोजन दोनों की पूर्ति करनी है, तो आपको अगर टीएसपी मिल रहा है तो टीएसपी भी आप 20 से 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से इस टाइम के ऊपर ले सकते हो। अपने खेत में आप ऊपर से छिटक सकते हो जब आपका खेत सूखा हो। सूखे खेत में आपको इन खादों को डाल देना है।
फिर बात आती है नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया की। तो यूरिया खाद के अंदर आपको क्या करना है भैया, अगर आपके खेत की मिट्टी जो सैंडी सोइल है, बिल्कुल आपके खेत की मिट्टी है ना वो एकदम हल्की मिट्टी है, बिल्कुल रेतीली मिट्टी है, तो आपको पहले तो अपने खेत के अंदर सिंचाई कर लेनी। अगर आपने यूरिया, टीएसपी या सिंगल सुपर फास्फेट डाला है तो वो आप डाल दीजिए। हाँ, अगर आपको जिंक सल्फेट देना है, जिंक सल्फेट तो निहायत ज़रूरी है, वैसे बहुत कम किसान डालते हैं जिंक सल्फेट अपनी सरसों फसल के अंदर। अगर आपको जिंक सल्फेट देना है तो आपको यूरिया की आधी मात्रा या फिर आधी से थोड़ी कम मात्रा रख लीजिए, जैसे कि पर एकड़ के हिसाब से आप 15 किलो यूरिया ले लीजिए। पहले तो आपने डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट या टीएसपी है ना वो अपने खेत के अंदर छिटक दिया। अगर आपने पहले बुआई के टाइम पे नहीं दिया था तो बता रहा हूँ, अगर आप वो खाद पहले दे चुके हैं तो इस टाइम के ऊपर आपको इन खादों को देने की जरूरत नहीं है। तो पहले तो बात करते हैं जो किसान डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट या टीएसपी जैसे खाद इस टाइम के ऊपर दे रहा है, जो पहले नहीं दे पाया था, तो इस अवस्था के अंदर इस टाइम के ऊपर हम जिंक सल्फेट को किस तरह से दें ताकि दोनों खादों को रिएक्शन ना हो। तो पहले आप सिंगल सुपर फास्फेट या डीएपी या टीएसपी खाद को पहले अपने खेत के अंदर छिटक दीजिए। छिटक दिया भैया, उसके ऊपर से आपको यूरिया लेना है लगभग 10 से 15 किलो खाद। और उन खेतों के लिए बता रहा हूँ जिन खेतों के अंदर बहुत ज़्यादा नरम मिट्टी, बहुत ज़्यादा सैंडी सोइल है, बहुत ज़्यादा रेतीली मिट्टी है, उन खेतों के लिए बता रहा हूँ 10 से 15 किलो यूरिया ले लेना है। यूरिया के अंदर आपको जिंक सल्फेट मिला लेनी है। अगर आप उस टाइम पर शुरुआती चरण में सल्फ़र नहीं दे पाए थे तो भैया इसके अंदर आपको 80% वाली सल्फ़र है ना वो मिला लेनी। 80% सल्फ़र इस टाइम के ऊपर क्यों बता रहा हूँ, अगर आपने बुआई करते वक्त आप बेंटोनाइट सल्फ़र दे चुके हैं 90% जो दाड़ों वाली सल्फ़र आती, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इस टाइम के ऊपर आप जो 80% वाली सल्फ़र है ना 3 किलो पर एकड़ के हिसाब से, वो यूरिया और जिंक जब आप मिलाने जा रहे हो तो उसके अंदर आपको मिलाना है। एक तो यूरिया के अंदर जिंक मिलाते वक्त आप देखिएगा भैया उसमें पानी बनेगा, तो पानी बनेगा, उस पानी को रोकने के लिए ऊपर से हम 3 किलो पर एकड़ के हिसाब से अगर 80% वाली सल्फ़र मिला देते हैं तो कहीं ना कहीं उस पानी को सल्फ़र पी जाएगी और आप आराम से इस जो ये आपने मिक्सचर बनाया है ना यूरिया, जिंक सल्फेट और सल्फ़र का, इसको अपने खेत के अंदर आराम से आप डाल सकते हो। दूसरा, 80% सल्फ़र का इस टाइम के ऊपर इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है कि 80% सल्फ़र है ना वो कहीं ना कहीं आपके खेत के अंदर सल्फ़र की तो पूर्ति करेगी, वहीं दूसरी तरफ ये एक फंगिसाइड का भी काम करेगा। बहुत से खेतों के अंदर जब हम सिंचाई कर देते हैं, सिंचाई करने के 2 से 3 दिन बाद देख रहे होते हैं, विशेषकर ऐसे खेत जहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बहुत कठोर मिट्टी है, उन खेतों में पानी भर जाता है। पानी भरने के बाद 2-3 दिन के बाद पूरे के पूरे खेत में फसल है वो सूख जाती, पौधे मुरझा जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो समस्या से भी 80% वाली जो सल्फ़र है ना वो बचाएगी। बाकी अगर आपके खेत बहुत ज़्यादा टाइट है या आपके खेतों के अंदर ये वाली जो समस्या आपको देखने को मिल रही है पौधे मरने वाली, तो इसी खाद के अंदर आपको, अगर आप 80% वाली सल्फ़र भी ना मिलाना चाहो तो इसमें थाइफेनेट मिथाइल रोको के नाम से आती है, फिर कोई दूसरी कंपनी का आप ले सकते हो। आधा किलो पर एकड़ के हिसाब से भैया इस खाद में यूरिया, जिंक सल्फेट के साथ आपको मिला के अपने खेत में डालनी है, ताकि आपके खेत के अंदर जो पौधे मरने वाली समस्या है ना, पानी भर जाता है, जिन खेतों के अंदर पौधे सड़ जाते हैं, गड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं उस बीमारी को आप यहाँ पे रोक सको। क्योंकि थाइफेनेट मिथाइल है ना वो एक सिस्टेमिक फंगिसाइड है और वो आपकी फसल के अंदर इस तरह की बीमारी को या गलन को या सड़न को या फंगस को कहीं ना कहीं रोकेगी। दूसरा, अगर आपके खेत थोड़े से दोमट मिट्टी है, आपके खेत के अंदर थोड़ी हल्की मिट्टी भी है और भारी मिट्टी भी है, मिक्सचर मिट्टी है, उसके अंदर आप 80% वाली सल्फ़र ही डाल के, और ये आपने जो मिक्सचर बनाया है ना यूरिया, जिंक सल्फेट और ये सल्फ़र वाला, ये डाल दीजिए, तो कहीं ना कहीं वो आपके फंगिसाइड का काम करेगी बहुत अच्छे से। अब आधी यूरिया की मात्रा हमने 10 से 15 किलो यूरिया तो अब इस टाइम के ऊपर ले लिया। जिन खेतों की बहुत ज़्यादा मिट्टी सैंडी सोइल है, बहुत ज़्यादा जिन खेतों के अंदर रेतीली मिट्टी है, बाकी बची हुई जो लगभग 35 किलो या 30 किलो यूरिया की डोज है ना वो हमें सिंचाई करने के बाद ऊपर से दे देनी। क्योंकि सैंडी सोइल के अंदर जो रेतीली मिट्टी होती है ना उसके अंदर सिंचाई करने के लगभग 2-3-4 घंटे बाद आप खेतों के अंदर जा सकते हो और यूरिया के ऊपर आप छिटक सकते हो, तो उससे आपको यूरिया के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप पूरी यूरिया की मात्रा शुरुआत में दे देते हो तो कहीं ना कहीं यूरिया वो लीच डाउन कर जाएगा, सैंडी सोइल वाली ज़मीन में रेतीली मिट्टी के अंदर पानी के साथ वो नीचे चला जाएगा ज़मीन में, मतलब पौधे की जड़ से नीचे चले जाएगा। दूसरी अवस्था के अंदर अगर आपके खेत भैया भारी है, वो चिकनी मिट्टी है, भारी मिट्टी है आपके खेत की या फिर दोमट मिट्टी है, उसके अंदर आप ऐसा कर सकते हो कि यूरिया की पूरी मात्रा, जैसे कि 1 बैग पर एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया देना है, तो उसके अंदर आपको लगभग 7 किलो से 10 किलो 21% वाला जिंक सल्फेट है वो मिला लेना है, और साथ ही इसके अंदर 80% जो सल्फर है ना
WDG फॉर्म आती है ना, उसको मिला लेना और अपने खेत के अंदर आपको छिटक देना। छिटक के ऊपर से आप सिंचाई कर सकते हो। इसके जो रिजल्ट है ना यूरिया के, वो आपको मिल जाएंगे। फिर बात आती भैया इसके अंदर ऊपर से स्प्रे की। तो स्प्रे के अंदर आपको क्या करना है, जैसे ही आप अपने खेत के अंदर ये सिंचाई कर देते हो, ये खाद डाल देते हो, तो जब आप अपने खेत के अंदर जा सको, चाहे वो 2 दिन के बाद जा सको, मतलब खेत के अंदर आप घुस सको, चाहे 3 दिन के बाद उस खेत के अंदर आप घुस सको, आपको जरूर एक स्प्रे कर देनी है NPK 19-19-19 या फिर 20-20-20 की। पर एकड़ 1 किलो डोज लेनी है। लगभग 120 से 130 लीटर आपको पानी ले लेना है, उसके अंदर घोल के पूरे खेत के अंदर आपको इसके अंदर स्प्रे कर देनी है। हो सके इसके अंदर आप साफ पाउडर भी मिला सकते हो, 200 से 300 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से जो आपने घोल बनाया, या फिर 1 लीटर पानी में 2 ग्राम। या फिर इसी के अंदर अगर आपने शुरुआत में जिंक सल्फेट आप नहीं दे पाए हो, मतलब इन खादों के साथ मिला के आप नहीं दे पाए हो, या फिर DAP सिंगल सुपर फास्फेट के साथ आपने यूरिया मिला के डाला है, उसमें आपने जिंक सल्फेट नहीं मिलाया कि यार कहीं रिएक्शन ना कर जाए, आपस में दोनों का रिजल्ट कम ना हो जाए, तो आप चिलेटेड जिंक भी इस NPK वाले स्प्रे के अंदर, जो NPK 19-19 या 20-20 आप ले रहे हो, इसी के अंदर आप चिलेटेड जिंक लगभग 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से इसी पानी के अंदर मिला के स्प्रे कर दीजिए। निश्चित तौर पर आपकी सरसों की फसल है ना एकदम ताबड़तोड़ तगड़ी रहेगी। अगर आपने गहरी बुआई भी कर दी तो भी आपकी फसल का जो तना है ना, जो डाकड़ जिसको बोलते हैं, वो फूलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज आएगी। आपकी फसल में आगे चलकर निश्चित तौर पर बढ़िया उत्पादन भी मिलेगा और साथ ही 42% तक तेल मात्रा भी निकलेगी। हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाई तक शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।